Hello guys, how are you? Guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer, and through these videos I am trying to put my experience in a larger public domain so that वो एस्पिरेंट्स जो बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी कोचिंग के अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स को जो है वो मेरे एक्सपीरियंस और मेरा जो यूपीएससी की जो जर्नी है उससे कुछ फ़ायदा हो जाए. दैट इज़ द ओनली मोटिव. एंड अदर देन दैट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है, दैट वाज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो आई एम मेकिंग comprehensive videos and these videos are available so you can watch anytime. So my only effort is to help UPSC aspirants in their UPSC preparation. And guys, इस वीडियो में we are going to discuss about few very basic and very important things, and those doubts are regularly asked by एस्पिरेंट्स, पर्टिकुलरली न्यू एस्पिरेंट्स जो थोड़ा बहुत यूपीएससी की तैयारी पिछले 1-2 सालों से कर रहे हैं. उनको तो फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है अब तक, पर जो अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में हैं, उनके लिए जो है वो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो कुछ लोग जो है वो ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन. यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल जब स्कूल में होते हैं 10th 12th में, उसी टाइम पे जो है वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर लें. कुछ लोग जो ऐसा है कि कॉलेज भी हो गया, जॉब भी कर रहे हैं, दे आर इन लाइक देयर 30s या 25 से 28 साल की एज ग्रुप में है. तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमें यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए. तो इसके लिए जो है वो 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले तो जो यूपीएससी जो है उसकी नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट्स और जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. यूपीएससी कहता है कि अगर आप 21 साल के नहीं हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते. सो यू शुड हैव अ मिनिमम एज ऑफ 20 एंड 21 ईयर्स ऑफ एज. ये प्रेजेंट टाइम्स में जो है वो कंडीशंस हैं. यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10th 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, तो मुश्किल से आप जो हैं वो 15 16 17 साल वाली एज ग्रुप में हैं. तो इतना जल्दी जो है वो आपको नहीं करना चाहिए कि आप अपने 10th 12th से जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो है वो जो चीज़ लॉन्ग टाइम में जो यूज़फुल होती है वो ये है कि आप किसी भी जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ते रहें, तो आपका उससे जो है वो एक वाइड बेस कवर होते चले जाता है. और जो यूपीएससी की जो बेसिक या जो आत्मा वाली जो चीज़ है, जो जनरल स्टडीज़ हैं, वो आपको थ्रू न्यूज़पेपर जो एक हैबिट हो जाती है. सो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ यही एक ओपिनियन है कि वो एक न्यूज़पेपर या 2 न्यूज़पेपर जो हैं वो हिंदी इंग्लिश बोथ या जो भी उनका एक लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है वो उसको करते रहें. दोज हु आर इन देयर कॉलेज, यानी कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, सो दे कैन सीरियसली think of starting UPSC preparation because in next 2-3 years you are going to be 21 and then you can start appearing for the exam. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ. आई स्टार्टेड माई यूपीएससी प्रिपरेशन व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माई बीटेक. सो आई वाज अराउंड 16-17 of age at that point of time. Not 16-17, I was around 20 years of age when I started my preparation, and within next 2-3 years I became eligible for preparing for appearing in UPSC. So I think जो कॉलेज का आपका जो लास्ट का जो टाइम है, दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड जो एक्सटेंड जिसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है उसके लिए हमें जाननी पड़ेगी कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है यूपीएससी की. तो यूपीएससी कहता है कि जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट है इन ईडब्ल्यूएस, वो जो है वो 32 ईयर्स तक अपीयर हो सकते हैं और वो मैक्सिमम जो है 6 अटैम्प्ट यूपीएससी के लिख सकते हैं. सो जो जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स वाली जो लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. आई हैव सीन मैनी पीपल, दोज हु आर ब्रिलियंट, दोज हु मिस्ड यूपीएससी बाय जस्ट 1 marks और 2 marks इन प्रीलिम्स और इधर इंटरव्यू. उन्होंने 2-2 3-3 बार भी इंटरव्यू दिया तो कुछ मार्क्स से वो रह जाते हैं एंड फिर अचानक से पता चलता है कि यू आर देयर इन योर लास्ट अटैम्प्ट. सो दैट बिकम्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ सिचुएशन. सो यूपीएससी के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट वाली चीज़ भी जो है वो काफ़ी रेलेवेंट हो जाती है. देन दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए जो है वो एज लिमिट है 35 ईयर्स ऑफ एज. तो काफ़ी सफिशिएंट विंडो मिल जाती है.
नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी जो है वो सिग्निफिकेंट है, 9 अटैम्प्ट्स हैं। तो आई थिंक ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 9 अटैम्प्ट्स देता रहे और 9वें अटैम्प्ट तक जाके इंतज़ार करेगा। 5-6 तो फिर भी जो है वो आदमी दे देता है, उसके बाद में जो कहीं ना कहीं या तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है या फिर जो आदमी उस चीज़ को छोड़ के और कुछ और करने लग जाता है, उसको पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ होगी या नहीं होगी। और जो SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट 37 ईयर्स है प्रेजेंट टाइम्स में, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है। सो दीज आर 2-3 थिंग्स। आप किस स्टेज में हैं अभी आपकी, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और फिर जो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दीज आर 2 रेलेवेंट थिंग्स। सो आप जो है उसके हिसाब से अपनी UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है माइंड में वो ये है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो बुक्स को किसी को भी पढ़ने से पहले, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे टॉपर्स ने वीडियोस बना रखे हैं। इवन मैंने भी जो है वो जो मेरी बुक लिस्ट जो थी उसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, अगर आप मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी ये जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक में जाके और मेरा बुक लिस्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। पर उसके पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, नॉट सिर्फ UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसके सिलेबस को देखें। उसके सिलेबस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप बार बार देखें कि उस सिलेबस में कह क्या रखा है। तो UPSC का भी जो सिलेबस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कैटेगरिकली डिफाइंड है। UPSC का जो नोटिफिकेशन आता है आप उसको देखें, बार बार देखें, काफ़ी हद तक चीज़ें आपको उससे समझ में आ जाएगी। सेकंड चीज़ जो होती है वो होता है PYQ। PYQ क्या है भाई? PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आज जो इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट के टाइम पे जो है वो सारे क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मिल जाते हैं। अदरवाइज जो मार्केट में बुक्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल है, विद सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस और पर्टिकुलरली ऑप्शनल के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस एग्ज़ाम का ओवर द टाइम इवोल्यूशन क्या हुआ है। 1980s में UPSC में क्या पूछा जाता था, 2000s में UPSC में क्या पूछा जा रहा है, और आज 2020s में जो है UPSC में क्या पूछा जा रहा है। यानी कि टाइम के हिसाब से जो है वो कोई भी एग्ज़ाम इवॉल्व होता है। अगर आप रिसेंट टाइम्स में बात करेंगे तो अप टू 2016 जो UPSC का प्रीलिम्स का जो पेपर था उसका नेचर बिल्कुल अलग था, बिकॉज आई अपीयर्ड इन 2015 एंड 2016। वो जो पेपर्स थे वो कम्प्लीटली अलग थे। उस पेपर को देख के जो है वो आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट अगर उन पेपर्स को देखेगा तो कहीं भाई इससे इजी पेपर हो ही नहीं सकता। 2015, 16, इवन 14 और 2017 के बाद से जब पेपर का पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ, UPSC ने कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि इस साल से हम जो प्रीलिम्स के पेपर का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बट दे स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन विद दैट। एंड अब उसके बाद जो धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों में इतना इवॉल्व हो गया है कि इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 5-7 ईयर्स। उनके लिए प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल हो गया है। सो जो नए एस्पिरेंट्स जो हैं वो ये ज़रूर देख लें कि आप भाई लास्ट ईयर्स के जो है वो पेपर्स में, पर्टिकुलरली जो है वो पिछले 20 साल के पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे और अब जो है वो क्या पूछा जा रहा है। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि UPSC में जो करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स जो कितने पूछे जाते हैं, और जो स्टैटिक बुक्स जो हैं उनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो UPSC के सिलेबस में है, पॉलिटी भी जो है UPSC के सिलेबस में है, हिस्ट्री भी जो है UPSC के सिलेबस में है। अगर आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें UPSC करंट ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। पॉलिटी में करंट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बट हिस्ट्री का आप अगर देखेंगे या ज्योग्राफी का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है वो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी को भी जो है वो आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मर्ज करके, और ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो रिसेंट में जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे होते हैं उनको ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ किसका बॉर्डर लग रहा है, या इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एक तो जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप जो है वो इन सब्जेक्ट्स को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, आप कंपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ सकते। वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर देते हैं, वो इकोनॉमी को जो पॉलिटी के साथ लिंक कर देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ लिंक कर देते हैं, वो हिस्ट्री को जो है वो आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो जो पेपर का जो नेचर है वो भी ओवर द टाइम इवॉल्व हो रहा है। तो ये भी चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखने वाली है। इसके अलावा जो बेसिक बुक्स होती है वो आपकी NCERTs की टेक्स्ट बुक है, वो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जो है वो हर सब्जेक्ट की जो है वो रेफरेंस बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जो सबसे मतलब अच्छी ओपिनियन जो लोग देते हैं, जो अच्छे जो एस्पिरेंट्स हैं, वो यही कहते हैं भाई आप अपनी नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो लिमिटेड रखें, उनका मल्टीपल रिविज़न करें, और उसके साथ साथ जो है वो आप
उनसे जो है वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें और फिर उसको जो है वो करंट के साथ लिंक करने की कोशिश करें। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि यूपीएससी में जो है वो आजकल के टाइम में करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। अगर आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी जो है लगभग 30 to 40% वेटेज करंट अफेयर्स या करंट ओरिएंटेड पेपर रहता है। और इवन इसके अलावा जो है वो मेंस में भी जो है वो आपके जीएस के जो पेपर्स हैं दे आर मोर और लेस करंट ओरिएंटेड। इवन जो आपका एथिक्स का पेपर है उसमें भी जो केस स्टडीज आती है वो वही केस स्टडीज आती है जो रिसेंट के 2-3 साल में जो इश्यूज जो है वो पब्लिक डोमेन में अपीयर हुए होते हैं। तो इसी सब तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में है। और इवन ऑप्शनल में भी जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं आपका पॉलिटी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें जो है वो करंट का पेपर का जो है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। और उसके साथ साथ जो है वो मेंस और इंटरव्यू तो कम्प्लीटली जो है वो आपका डेफ और आपका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता ही होता है। उसके अलावा जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट इग्नोर नहीं कर सकता। तो इन माई ओपिनियन देर आर 2-3 गुड न्यूज़पेपर्स। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इन माई ओपिनियन, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इट कैन वेरी फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट, इंडियन एक्सप्रेस जो है इट इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर प्रेजेंट टाइम्स बिकॉज ओनली ऑफ वन रीज़न, बिकॉज इसमें जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच है। यानी कि इसमें जो है वो लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर वाली जो एक आपकी जो डिबेट होती है लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर की, इसमें लेफ्टिस्ट व्यूज़ हैं, इसमें राइटिस्ट व्यूज़ है, इसमें प्रो गवर्नमेंट व्यूज़ है, इसमें एंटी गवर्नमेंट व्यूज़ हैं। ये जो है वो इसको काफ़ी हद तक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो इसका एक्सप्लेन्ड वाला जो पेज आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देर आर 2-3 गुड न्यूज़पेपर्स विच आर नेशनल न्यूज़पेपर्स। फॉर एग्जांपल जनसत्ता है, वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही है, उनके आर्टिकल्स वगैरह अच्छे आते हैं, एक आपका जो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस बन जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान जो है वो भी ठीक है। पर अगर हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका विजन जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल होना चाहिए। वो जो आपके लोकल इश्यूज़ पे कि कहाँ किसकी डेथ हुई, कहाँ कौन जो है वो एक्सपायर कर गया, कौन किसका कहाँ क्या इंसिडेंट हो गया, यूपीएससी में जो है वो करंट अफेयर्स चीज़ें वही आती है, वही पूछी जाती है जिनका ओवर द लॉन्ग टाइम जो है वो इम्पैक्ट हो। जो शॉर्ट टाइम इश्यूज़ हो कि आज कोई बात हुई और वो कल ख़त्म हो गई, ऐसी क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें जो यूपीएससी कभी नहीं पूछती है। जैसे आपके इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, रिवर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं जो लॉन्ग टाइम लेते हैं सेटल होने में, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ओवर द टाइम डेवलप होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है वो यूपीएससी ज़्यादा पूछती है। तो इंडियन एक्सप्रेस इन माई ओपिनियन द बेस्ट न्यूज़पेपर। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है कि भाई क्या कितने नोट्स बनाए जाने चाहिए, हम कितनी जो है अपनी कॉपी के पन्ने भरें और कितना जो है वो यूज़फुल होते हैं, नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। इसके पीछे जो पूरा आप 2 घंटे की एक क्लास ले सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू दिस डिबेट कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए तो लैपटॉप में बनाने चाहिए कि कॉपी में बनाने चाहिए, मतलब डिजिटल वर्सेस जो आपका फिजिकल है वो वाली डिबेट में। बट यस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड हैव सम आइडिया कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए सम फॉर्म ऑफ नोट्स इज़ रिक्वायर्ड, बट इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जो पूरा न्यूज़पेपर उसको जो अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट करने लग गए, या जो आपने ऑनलाइन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लिया और कि हम बाद में पढ़ेंगे। नोट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि साल भर के जो है वो करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो अगर आप लास्ट में जो है प्रीलिम्स के आप 3-4 दिन बचे हैं तो वो 3-4 दिन में जो आपके सारे नोट्स जो हैं पिछले 1-1.5 साल के वो सब रिवीजन हो जाए, उस टाइप के आपके नोट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने नोट्स ही जो है वो एक और लक्ष्मीकांत या एक और जो है वो आपने एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस की बुक बना दी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जो नोट्स बना रहे हैं वो कंसाइज होने चाहिए और वो नोट्स में वो कंटेंट होना चाहिए जो आपको याद नहीं है या जो आपको पता नहीं है। यानी कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है उन सब चीज़ों को अपने नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे हिसाब से जो रिवीजन जो किया जाना चाहिए वो रादर देन नोट्स जो हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है उसको छोड़कर बाकी रिवीजन जो है वो हर बार बुक से ही होना चाहिए। बिकॉज उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग करते हैं उस टाइम पे आप एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बुक को अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और फिर जब आपका एक काफ़ी हद तक जो प्रिपरेशन का नॉलेज बेस बन जाता है, आपको चीज़ों का आइडिया लग जाता है, तो उस टाइम पर जो चीज़ें होती है वो काफ़ी हद तक जो है वो बदल जाती है। तो इन शॉर्ट, you should prepare your notes, but those notes should be your last minute solution। but उसके पहले जो है वो आप इस तरीके के नोट्स बनाएं
कि आपको वापस बुक से ही रिवीजन करें, क्योंकि जब आप वापस बुक से जब पढ़ते हैं तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव पता चलता है, आपको नई चीज़ें पता चलती है। नाउ इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, और पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जो अपनी कॉलेज में हैं, जो जिनकी जॉब प्लेसमेंट हो गई है, बीटेक कर रहे हैं या एमडी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, और जॉब प्लेसमेंट हो गई है लेकिन डाउट ये है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या जॉब छोड़ना ज़रूरी है या जॉब ना करें। या कई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जॉब करने का ऑप्शन है या वो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन उनको लगता है कि बिना जॉब जो है वो छोड़े यूपीएससी क्लियर होगा नहीं। सो ये क्वेश्चन है, कैन आई क्रैक यूपीएससी अलोंग विद जॉब? सो द आंसर इज़ 100% येस। There are many people who are like those who are working and those who have cleared UPSC while they are already in the job, and I am one of them. I just took some break from my job for a period of preparation for mains. जो 4-6 महीने का एक जो ब्रेक होता है मेंस के लिए जो चाहिए होता है, that depends upon your company and your organization, वो आपको देते हैं या नहीं देते हैं। Luckily I got this and वो मेंस की प्रिपरेशन में हेल्पफुल था। बट अगर उसके बाद भी अगर आपको जॉब से पूरा ब्रेक नहीं भी मिलता है या सर्कमस्टांसेस जैसे हैं कि आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, सो गाइस बिलीव मी, यू कैन क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। बिकॉज यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको 15-20 घंटे की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। इवन जो है वो डेली 6 से 8-9-10 घंटे की जो पढ़ाई होती है, और इफ़ेक्टिवली अगर आपने 6 से 8 घंटे की पढ़ाई अगर कर ली, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसमें से जो आप 2 घंटे या 1-1.5 घंटा जो अपना करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों को दे सकते हैं, और बाकी जो है वो आप अपने 6 घंटे जो आपके स्टैटिक पोर्शन है, जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, आप उनको कवर करने में दे सकते हैं। साथ ही जो आपको लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगता है ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने में। तो अगर आपको ये क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है, अगर आपको ये क्लियर है कि आपको कैसे पढ़ना है, सो जॉब के साथ जो 100% कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, या अगर आप उसी में कंफ्यूज हैं, आपके पास इतना सारा कंटेंट है मार्केट में, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोट्स, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आपको किससे क्या करना है, तो आपके पास अगर 24 घंटे भी होंगे, सो दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन। So these are some points which I wanted to convey to you guys. So if you have any other doubt or if you want me to make video on any other concept or any other point जो आपको UPSC में आपकी जर्नी में जो है वो आपको लगता है कि I can clarify, so you can write down that in the comment section. And thank you so much guys for watching the video till the end, and always look the things from a larger perspective. I have deliberately kept this picture in the end because जब आप किसी चीज़ों को जो है वो बहुत छोटे स्तर पर देखते हैं तो आपको चीज़ें अलग नज़र आती है, और जब आप उसको बड़े लेवल या आप एक बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं तो आपको जो है वो चीज़ें अलग लेवल पे नज़र आती है। सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में जो है वो आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वीडियो, किसी भी टॉपिक पे लगता है वीडियो आपको मैं बना दूं, सो यू जस्ट प्लीज़ सजेस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद अदर्स एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।